हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लेक्चर लेके आ रहा हूँ जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, पीएससी, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको मैं इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपके जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। मैंने इसमें शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स लेके आया हूँ जो आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अभी स्टडी के नाम से। और वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलपमेंट होता है हमारे कहाँ से होता है, कुछ उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं जहाँ से आपका ये आपका धीरे धीरे आपका डेवलप होने लगा, जो ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे अप्लाई किया जाता था। तो हम ये आपको तो पता है, कुछ इंपॉर्टेंस दो तो हमारी बैटल्स होती हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती हैं, जिसके द्वारा ब्रिटिश के द्वारा ये बैटल जीत ली जाती हैं। इसके बाद हमारा ब्रिटिश जो पॉलिटिकल होता है, यहाँ से इंडिया पे ये रूल इस्टेब्लिश कर लेता, और यहाँ से हमारे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ऐसे हैं जो यहाँ से धीरे धीरे ये इस्टेब्लिश होने लगते हैं यहाँ से। तो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे लॉर्ड क्लाइव। ये आपको मैक्सिमम लोग को पता होगा, जो जिनके कारण कंपनी रूल यहाँ से रूल करने लगती है। आपके जो दो इम्पॉर्टेंट बैटल होती हैं, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारे जो लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ से अपना कंपनी रूल स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप जान लीजिए जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हमारे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको अडॉप्ट किया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, मतलब 26 नवंबर 1949 में किया गया था, लेकिन इसको सारे पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं किए गए थे। इसमें कुछ पार्ट अडॉप्ट किए गए थे, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 में इसको अप्लाई किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो लागू हो गया था हमारे पूरे देश में 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर और 1949 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो ये दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है और डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हमारे ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट और आर्टिकल और जो शेड्यूल्स हैं वो 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाए गए थे ओरिजिनली। लेकिन एट प्रेजेंट में इसमें कुछ बहुत सारे अमेंडमेंट करके ये हमारे जो आर्टिकल्स और शेड्यूल्स और पार्ट्स हमारे बढ़ा दिए गए, और हमारे 495 के आर्टिकल समथिंग हो गए हैं, लेकिन आर्टिकल 395 ही हैं आपके, बस उसमें अमेंडमेंट करके ABC करके ऐसे अमेंडमेंट करके बढ़ा दिए गए हैं। तो आपके टोटल समथिंग आपके 495 आर्टिकल्स और 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट में हैं। इसके बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से हमारा डेवलप होने लगा था, ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा हमारे बहुत सारे ऐसे थे कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से स्टार्ट हुआ। वहाँ से हमारे कुछ ऐसे उनको चेंजेस लाने के लिए और अपने पॉलिटिकल लाइफ को चेंजेस और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट उनके द्वारा दिए गए। तो जिसमें से हमारा फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। इस एक्ट में अब हमारे जो हेड हो जाते हैं, हमारी कंपनी रूल यहाँ से हमारे करती है। इसमें से हमारे जो गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अंडर में ये हमारी पावर आ जाती है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में अब कंपनी का रूल चलने लगता है, जिसमें से हमारे यहाँ हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो पहले हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल जो लॉर्ड क्लाइव थे, उसके बाद यहाँ इस रेगुलेटिंग एक्ट के में आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने लगे। जो हमारे फर्स्ट
वारेन हास्टिंग थे, लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये बार बार एग्जाम में पूछा था डायरेक्टली, जो आपको याद रखना है। और इसी टाइम में इसी रेगुलेटिंग एक्ट में आपको 1774 में आपको सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी कलकत्ता में पहली बार, तो याद रखिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है फर्स्ट इंडिया एक्ट 1784 में हमारा ये एक्ट आया, जो आपके जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कंपनी रूल चल रहा था, ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल्स चल रहे थे, जो उसको कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ डिसिप्लिन के लिए ये एक्ट लाया गया। इट वाज इनेक्ट द इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कुछ इम्प्रूवमेंट और डिसिप्लिन जो मेंटेन रखने के लिए कंपनी में ये एक्ट को लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं जिसे, 1784 में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया और जो इसमें कुछ जो पिछला रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसको बेटर डिसिप्लिन रखने के लिए कंपनी को ये एक्ट लाया गया। इसमें आपको अब इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इशू को ये संभालता था, जिसमें 6 मेंबर थे। 6 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर was set up which was headed by minister of British government. All political responsibility were given in his board. अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जितनी भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संभालने लगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपका दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड इशू, जितने भी ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड थे तो आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा जरूर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते थे और ट्रेड एंड कॉमर्स इशू जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखे थे। ये बार बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830। तो इसमें हमारे बहुत सारे भी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, देखिए क्या है। ट्रेड एंड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एंड। अब यहाँ से हमारी जो ट्रेड और मोनोपॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लगी, एंड होने लगी। अब यहाँ पे सेकंड क्या चेंजेस आए थे, इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू द सेपरेट देयर रिलीजन इन इंडिया। अब इनको अलाउ कर दिया गया कि अपना रिलीजन्स, अपना जो भी है, आप क्रिश्चियन का जो भी रिलीजन थे आप अपने इंडिया में फैला सकते हो, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लोकल ऑटोनॉमस हैं उनके बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशंस यहाँ पे लगाए गए थे। तो ये चार्टर एक्ट में इसमें इतने कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए। नेक्स्ट हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। अब ये चार्टर एक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वही चार्टर एक्ट आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। तो हमारे जो गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वर गिवन द वास्ट पावर, जो हमारे गवर्नर जनरल के पास, अब पहले जो गवर्नर जनरल थे अब यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से आने लगा। अभी तक तो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अभी तक बंगाल में थे अभी तक। अब क्या हुआ, पूरे इंडिया में आपका ये गवर्नमेंट रूल, कंपनी रूल अप्लाई होने लगा धीरे धीरे। तो गवर्नर जनरल अब यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जाने लगे और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर भी आ गई। दिस काउंसिल कुड लेजिस्लेटिव फॉर होल ऑफ इंडिया, अपनी जो लेजिस्लेटिव थी अब पूरे इंडिया पे वो अप्लाई करने लगे और अप्रूवल मिल गया आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स से। अब दूसरा चेंजेस क्या है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब धीरे धीरे यहाँ से रिड्यूस हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉलिटिकल एंटिटीज एंड सेवरल लॉर्ड एंड मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड एज द एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर द्वारा अब मिनिस्टर्स और यहाँ पे नॉमिनेटेड होने लगे एक्स ऑफिस में। नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारे फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल
जो पहले टाइम में अब जान इस चीज़ को अब क्या कहने लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से अप्लाई होने लगा आपके इस चार्टर एक्ट 1833 में। जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इन्होंने यही हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यहीं से हमारा क्या होता है, दास प्रथा जो होती थी यहाँ से इन्होंने ख़त्म की थी, और सती प्रथा भी यहाँ से ख़त्म कर दी थी 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन की राय की हेल्प से इन्होंने की थी। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गाइस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।